बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन स्पेशल। जो टूर्नामेंट हमने सजाया है वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है। अभी तक शुरू हो चुका है वर्ल्ड कप, लेकिन इसका जो मेन राउंड है वो शुरू होगा 2 दिन के बाद, यानी 22 तारीख से शुरू होगा। आज का जो मुकाबला हुआ श्रीलंका और नेदरलैंड्स, श्रीलंका ने हरा दिया नेदरलैंड्स को। श्रीलंका इस टॉप ऑफ द टेबल और श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है सुपर, जो आगे जो मेन राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। और नेदरलैंड्स की भी पोजीशन अच्छी है। उसके अलावा नामीबिया और यूएई मुकाबला होना है। 2 पॉइंट्स हैं नामीबिया के और 0 पर है यूएई। तो नामीबिया का जो रन रेट है वो बहुत अच्छा है, 1.277। तो नामीबिया के पास चांस है। उसके अलावा दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप बी, उसमें स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की टीम्स हैं, जिनके 2-2 पॉइंट्स हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप। उस के बाद अब जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट मैचेस खेले और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत ज़्यादा हवालों से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड भी रहे एक ज़माने में, अभी रिसेंटली, और उसके अलावा भी बहुत कुछ इन्होंने किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका इंट्रोडक्शन असल में बड़ा है बहुत। शाहिद अफरीदी को आपने चुना और पता नहीं क्या क्या आपने किया, लेकिन मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया। इसमें कोई ऐसा आपको बड़ा मेहरबानी। आई थिंक न्यूज़ वन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के लिए बुलाया। आपका बहुत चलें, शुक्रिया हारून रशीद साहब। और बदिउल जमा मेरे साथ बैठे हैं। किसी तारुफ के मोहताज मैं हमेशा कहता हूँ नहीं है, क्योंकि मल्टी फैसिलिटेड पर्सनैलिटी हैं। रिपोर्टिंग तो करते हैं लेकिन आप तज्ज़ियाकारी भी करते हैं। बदिउल जमा और न्यूज़ वन के बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी नहीं लग रही आज मुझे आपकी। यार तबीयत तो छोड़ो ना, तबीयत तो ठीक ही है। और कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। तो हारून भाई आपसे बात का आगाज़ करता हूँ मैं। अभी तो खैर हल्की हल्की हम बातचीत करेंगे। आप अपना थोड़ा सा स्टार्ट बताएं। पाकिस्तान टीम में आप कब आए थे, कितना आपने खेला? पहले मैच में तो मुझे शायद आपने 50-50 रन भी किए थे, लेकिन उसके बाद आप नहीं खेल नहीं सके पाकिस्तान से। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक अब ये इतनी पुरानी बातें हैं कि आई थिंक आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि हम कितना पाकिस्तान के लिए खेलते कितना नहीं। आई थिंक 76 में मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी पाकिस्तान की कि उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था। ये इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, बावजूद उसके कि मैं अगर रन्स भी करता था लेकिन वहाँ जगह नहीं बन सकती थी। मैं 10 साल तकरीबन टीम के साथ रहा, तो उस अरसे में सिर्फ मैं 23 टेस्ट मैच खेल सका। सो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत के लिए ऑब्वियसली अगर क्रिकेट इतनी नहीं खेला तो बाहर रहते हुए अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया। मैं कोच भी बना पाकिस्तान की टीम का, जूनियर लेवल के ऊपर भी कोचिंग की। उसके बाद फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो मैंने यूथ डेवलपमेंट को हेड किया, एनसीए को हेड किया, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट को मैंने हेड किया। सो ओवरऑल आप समझ लेंगे पूरी ज़िंदगी क्रिकेट के लिए वक्फ कर दी। तो अभी भी आप काम कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ क्रिकेट के हवाले से? थोड़े बहुत तो है ऑब्वियसली। अभी हम थोड़ा सा एक ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड टेप बॉल टेनिस को हमने थोड़ा सा उजागर किया है और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है हायर लेवल के ऊपर। चलें, आपसे बात होती रहेगी। अभी तो आपका साथ है। बदिउल जमा साहब, श्रीलंका की टीम ने अच्छा खेला आज तो, बहुत नेदरलैंड्स को हरा दिया, लेकिन बहुत अच्छा खेली श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका का आगाज़ एशिया कप में आप देखें तो पहले मैच में बहुत बुरे तरीके से अफगानिस्तान से आ रही है, और उसके बाद उसने जो कमबैक किया तो सभी टीमों को उसने हराया, चाहे वो फाइनल तक हो। और इस इवेंट में भी उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि कोई वो नहीं कर रहा है, एशिया कप चैंपियन है श्रीलंका, बिल्कुल चैंपियन है। और इस इवेंट की जो उसकी शुरुआत हुई वो वैसी ही हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कमबैक किया और दोनों अपने मैचेस बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। तो इनमें यह है आसिफ भाई के ख़ासतौर पर इनकी बैटिंग और बॉलिंग में बड़ा एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। 5-6 तक इनके बैट्समैन जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। उसके बाद इनके स्पिनर जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। असरंगा जो है वो बैटिंग भी कर रहा है, साथ में बॉलिंग भी कर रहा है। आज भी आज देखें उसने बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की। उसके अलावा फिर इनकी जो ओपनर दोनों हैं वो बहुत आउट क्लास खेल रहे हैं। तो इन दो टीमों में से अभी क्योंकि नामीबिया का मैच हो रहा है यूएई से, नामीबिया जीत जाती है तो नंबर 1 पे वो फिनिश करेगा और श्रीलंका उसके साथ जाएगा। तो ये दोनों टीमें पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगी, तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि उनके ग्रुप में
भारत के अलावा जो है साउथ अफ्रीका भी है। और अगर ये पाकिस्तान का ग्रुप तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग लगता नहीं है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड दूसरे ग्रुप में। लेकिन आसिफ, एक तो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है नाजरीन को भी, कि क्रिकेट जो है ना वो बहुत चेंज हो गई है। आई थिंक अब ऑन द डे कोई भी छोटी टीम भी आके आपको अपसेट कर सकती है, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तकरीबन तमाम दुनिया भर की टीमें जो हैं वो T20 खेलती रहती हैं। आई थिंक चाहे श्रीलंका हो या कोई भी टीम अगर पाकिस्तान के ग्रुप में आएगी तो एक मजबूत टीम के तौर पे आएगी, बिकॉज वो क्वालिफायर्स वहाँ जीत के आए हुए होंगे। सो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा, जो उनको एडवांटेज ये होगा कि वो जब ऊपर आएंगे तो क्रिकेट खेल के आए हुए होंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के ऊपर। ओवरऑल मैं जब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस देखता हूँ तो उसमें ये देख रहा था कि जितने भी वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ हैं उसमें जो पार स्कोर बन रहा है वो 160 से लेके 175 180 के करीब है। सो जो भी टीम 160 से लेके 180 के दरमियान करेगी, क्योंकि वो पिचेस ऐसी हैं कि एक्स्ट्रा बाउंस होता है और उसके बाद गेंद थोड़ी सी तेज़ भी निकलती है, तो वहाँ बैटिंग कोई निस्बतन एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे सब कॉन्टिनेंट में तो आप जहाँ मर्जी हिटे मार लें। आपने देखा होगा कि यहाँ टीमें ऑल आउट भी हो रही हैं, इवन वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल कर रही है, इवन श्रीलंका ने मुश्किल से ये मैच जीता। सो आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपेटिटिव होगा और हर टीम जो है ना एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है टीमों का वो बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल बॉलिंग भी अच्छी है सारी टीमों की, बैटिंग भी बहुत पावर हाउसेज हैं सबके पास। सो पाकिस्तान के पास भी है, ऑब्वियसली थोड़े से इश्यूज पाकिस्तान को हैं। फ़खर जमान अनफिट हैं, वो अभी तक खेले नहीं हैं। शाहीन शाह वापस आए हैं रिहैब के बाद, उन्होंने वापस आके कितनी जल्दी अपनी फॉर्म को बरकरार रखना है या पाकिस्तान को विकेट्स लेके देने हैं, ये देखना होगा जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। देखिए, दो चीज़ें तो अपने जहन में रख लें कि आप आज अगर देखेंगे तो डेथ ओवर्स स्पिनर्स करवा रहे थे। अगर आप श्रीलंका और आज जो नीदरलैंड का मैच देखें तो श्रीलंका के 15, 16, 17, 18 जो हैं वो आपके स्पिनर्स ने कराया, उन्होंने आउट भी किए। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स क्योंकि बड़े हैं, सामने सामने जो हैं वो बाउंड्री लाइंस बड़ी होती हैं लेकिन साइड से छोटी हैं। सो जब आप स्पिनर को हिट मारने जाते हैं ना, क्योंकि बाउंस होने की वजह से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की तो आपके कैच होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक स्पिनर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान के पास शादाब और नवाज़ हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो बैंक कर रहा है अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। सो जब ये मैचेस शुरू होंगे तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हार्ड कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए ज़रा मुश्किल भी होगा, क्योंकि वहाँ की सर्फेस जो है ना सिर्फ ये कि पिच हार्ड होती है बल्कि जो आउटफील्ड है वो भी अच्छी खासी सख्त होती है। सो डेफिनेटली प्रेशर तो पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर पड़ेगा। बैटिंग के ऊपर तो आपको पता ही है कि अब तक वो प्रेशर में खेल रही है जब से खेल रही है पाकिस्तान को इतना कोई ज़्यादा चांस नहीं मिला अभी तक, प्रैक्टिस का चांस इतना नहीं मिला है, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ थोड़ी सी फिक्रमंद हो सकती है। इंडिया का मैच है पहला। बिल्कुल, आज जो ब्रिस्बेन से जो है वो मेलबर्न भी पहुंच गए हैं, वहाँ पर अब होंगे, कल का दिन उनको मिलेगा, 2 दिन मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है वो कंडीशन को समझ सकें। लेकिन सही कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ मैच था उसमें भी पूरे मैच नहीं हुआ, पाकिस्तान ने सिर्फ बॉलिंग ही की। लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि हम कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, हमारा बॉलिंग अटैक मजबूत हुआ, तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी एक तकरीबन 6 हफ्ते या तकरीबन 2 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, तो एकदम एक फास्ट बॉलर आकर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकता जिस तरह की उससे आप जो है वो तवक्को कर रहे हैं। अभी कल के जो मैच में देखें कि उन्होंने आखिरी ओवर में तकरीबन 22 से 23 रन दिए, तो ये भी थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। और स्पिनर जैसे अरुण भाई से मेरी वैसे ही बात हो रही थी, तो अरुण भाई कह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी बाउंसिंग है, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्पिनर थोड़ा सा तेज़ भी करते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको खुल के लोग शॉट खेल लें। अब इंडियन स्पिनर जो हैं और श्रीलंकन स्पिनर जो हैं ये अपनी कंडीशन के हिसाब से वैसी ही बॉलिंग कर रहे हैं। जब बॉल नीचे रहता है तो उसको खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो कंडीशन उन बॉलर्स के लिए अच्छी होगी कि जो अपनी वैरायटी के साथ वो कर रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मसले मसाइल हैं। अगर आपके ओपनर दोनों टॉप ऑर्डर आउट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मसला है। पहले मैच में तो मुझे ये भी है कि फ़खर जमान नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, शान मसूद को ही आपने उतारना होगा। लेकिन अब कम्बिनेशन चेंज करने का फ़ायदा नहीं है कि हम कहेंगे शान मसूद को ओपन भेज दें, बाबर नंबर 4 आ जाए, ऐसा कुछ भी उन्होंने ही जाना है और उन्होंने ही खेलना है। लेकिन यहाँ आपको मिडल ऑर्डर में जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। कभी आप इफ्तिखार को 4 भेज देते हैं, कभी नवाज को 4 भेजते हैं, कभी खुद नहीं, इस तरीके को एक नंबर सेट करने पड़ेंगे। आज से भाई ये वर्ल्ड कप है, इसमें नंबर आपको सेट करने पड़ेंगे कि हमने उसको कहना है कि भाई 4 नंबर तुम्हारा है, तुमने इतनी बॉलिंग खेलनी है, तुमने इतने रन हमें करके देने। और यही वाली कंडीशन नहीं है कि आखिरी ओवर में 2 ओवर में अगर आपको 30 रन मिले या 24 रन मिले आप बना लेंगे, ऐसा नहीं है।
वहाँ पर 100 जितने भी मैचेस हुए 160, 61, 165 इतना टारगेट है, और उस पर भी जो है मैच डिफेंड हो रहा है, यानी कि उस पर भी जो है वो बॉलर मैच को रोक रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसने 180 रन कर लिए समझ लिया वो टीम जो है आपको बहुत ही मुश्किल से जीतने देगी। अच्छा, 180 रन तो खैर बड़ा टारगेट है। हानू भाई, अब ये ड्रॉप इन पिचेस वहाँ पर आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपके टाइम में तो बाउंसी विकेट थी, ड्रॉप इन पिचेस वर्सेस बाउंसी पिचेस, इनमें क्या फ़र्क होता है? इसमें फ़र्क ये है कि एक तो जो ड्रॉप इन पिच होती है ना, ये ग्राउंड के बाहर बनती है बाकायदा एज पर, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स हैं ना वो मल्टीपर्पज़ है, यानी कि वहाँ पर समर या विंटर में मुख्तलिफ गेम्स होते हैं उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, रग्बी है, ये सारी चीज़, इसलिए वहाँ पर पिचेस जो हैं वो सेंटर में जो तो क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं हैं, जैसे मेलबर्न है उन्होंने फिर वो ये करते हैं कि वो उसको पिच को बाहर बना के उसके ऊपर उस स्लॉट के ऊपर ला के उसको फिक्स कर देते हैं। उसका सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें बाउंस है थोड़ा सा, लेकिन ये कि मूवमेंट एज सच इतनी नहीं होती जितनी कि हम नॉर्मल पिचेस के ऊपर देखते हैं। तो बाउंस डेफिनेटली टैकल करना पड़ेगा पाकिस्तानी बैट्समैन को। जैसे बदी ने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में अगर नॉर्मल लेंथ के ऊपर बॉल गिरता है तो आपके नी हाइट पे आता है, वेयर एज वहाँ पर नॉर्मल लेंथ पे भी बॉल गिरता है तो आपकी वेस्ट हाइट पे आता है। सो इसको पाकिस्तानी बैट्समैन को टैकल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जब ये क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स है ना, यहाँ तो आपके मिडल पे लगते हैं, वहाँ आपके बॉल का टॉप एज भी हो सकता है। तो ये जैसे कहा कि हमारे प्रिपरेशंस एज सच नहीं हो सकी, क्योंकि हमने पहले मैच में बाबर और नहीं खेले थे रिजवान, और दूसरे मैच में जबकि उनको खेलना था उनको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं मिली। और ये भी ठीक है कि अब तो कॉम्बिनेशन को चेंज करने का कोई बात नहीं, जो इन्होंने अभी शान मसूद को ओपन भेजा पिछले मैच में, वेयरएज ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अगर ताकि आपको प्लान बी के तौर पर अगर आपको कभी ज़रूरत होती तो आप उस पर अमल कर सकते। लेकिन इस वक्त जो आपका कॉम्बिनेशन सेट है, आपके दोनों ओपनर्स रिजवान और बाबर को ही ओपन जाना चाहिए, और उसके बाद फिर नीचे वो ठीक है 5 से 6 की एवरेज पे या 7 की एवरेज पे छोड़ के जाते हैं, प्रेशर सारा आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे। अगर T20 की हम रैंकिंग देखें बॉलर्स की, तो टॉप पे हैं जॉश हेजलवुड, और उसके बाद सारे के सारे स्पिनर्स हैं, और पाकिस्तानी स्पिनर्स में कोई भी नहीं है। इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे, और भी मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और हम वापस आ चुके हैं और वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अभी हमारी बात जो हो रही है वो श्रीलंका न्यूजीलैंड के नेदरलैंड्स के मैच पे तो हो रही है, लेकिन जो ओवरऑल स्पिनर्स का जो किरदार रहा T20 के अंदर पिछले 2 साल में, वो स्पिनर्स का किरदार बहुत ज़्यादा रहा है। उसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स नहीं है। टॉप 10 अगर रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस हवाले से बदीर जमा आपका क्या कहना है? पाकिस्तान का कोई स्पिनर अभी तक इतना मुस्तनद नहीं है। एक नवाज़ है, एक शादाब है, शादाब इंजरी से वापस आए, तो पाकिस्तान की स्पिनर्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तानी स्पिनर जो हैं वो जो भी खेलें, पाकिस्तान में खेलें, यूएई में खेलें, इन कंडीशन में खेलें या श्रीलंका में जाके खेलें, तो हम इन कंडीशन में जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। वहाँ पर आपको दर्जा हरारत भी कितना मिलेगा, 9-10 मिलेगा, फिर मौसम ऐसा होगा, तो वहाँ पर आपका इम्तहान होगा कि वहाँ पर आपने कैसी बॉलिंग करनी है। इन कंडीशन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी स्पिनर ज़्यादा कामयाब होंगे, सवाए मुझे वो है कि एक श्रीलंका या भारत के पास स्पिनर ऐसे हैं जो अपनी वैरायटी के साथ ऊपर से गेंद करते हैं। आपका शादाब के पास, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल राशिद है और मुजीब है, तो ये वो स्पिनर हैं कि जो उनके पास वैरायटी है। हमारे जो शादाब है उनकी बॉल जो कभी कभी गुगली हो रही है, मुस्तकिल वो गुगली नहीं कर रहे हैं, या फ्लेपर मार देते हैं या तेज़ गेंद कर रहे हैं। नवाज के भी गेंद जो है वो यूएई में खेल लेते तो गेंद जो पड़ने के बाद अंदर आ जाती थी, तो हमारे पास वो थोड़े से तेज़ गेंद करके रन रोक रहे थे। यूएई में भी आप देखें तो तेज़ गेंदें की और रन रोक रहे थे, वो विकेटों पे नहीं जा रहे थे, लेकिन वो जब ज़ाहिर है वहाँ की कंडीशन ऐसी है तो जो बैटर है वो आउट हो जाता था, लेकिन यहाँ उनके लिए इम्तहान है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्पिन डिपार्टमेंट वो इतना ज़्यादा मौसर नहीं है, तभी आप देखें जितनी भी आईसीसी रैंकिंग है आज दिन तक हमारा कोई भी बॉलर जो है वो शाहीन शाह आए थे, फास्ट बॉलर जो बीच में टॉप 10 में आए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर में नहीं है, बैट्समैन में पाकिस्तान का एक ही रिजवान है। अच्छा अरुण भाई, आपसे कुछ और बात न करूँगा, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं मतलब प्लेयर्स आते हैं, जैसे इमाद वसीम है, इस्टेब्लिश हुआ बाहर हो गया, हारिस सोहेल इस्टेब्लिश हुए बाहर हो गए,
तो ये क्या सिलसिला है, क्यों बाहर हुए वो? देखिए, इसमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान की जब सिलेक्शन होती है ना, तो उस वक्त आपका फ़िटनेस का एक मयार होता है जिसको आपको बरकरार रखना होता है। मोर लेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया पिछले सालों में, जिसमें ये था कि अगर कोई 100% फिट नहीं है तब भी उसको आपने सेलेक्ट कर लिया बिकॉज उसकी स्किल्स की वजह से। सो बाय एंड लार्ज मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान के पास ऐसे अच्छे T20 प्लेयर्स हैं, जैसे कि आपने इमाद वसीम का जिक्र किया, हारिस का आपने जिक्र किया जो बैटर। अब मसला ये है कि उनका इन एंड आउट होना, उनकी अपनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी। हारिस का कोई ना कोई फैमिली इशू हमेशा रहता था, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन जो थी उसकी हमेशा वो गड़बड़ रहती थी। उसके बाद जब ये इमाद, आई थिंक स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, और अगर वो ना सिर्फ ये कि बैटिंग भी कर सकता है, फील्डर भी अच्छा है। अगर तो फिटनेस के म्यार पर जब वो आउट हुआ, नवाज़ को जगह मिली, तो नवाज़ ने अपनी जगह बनाई। ऐसा नहीं कि नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग उन्होंने भी अच्छी की है। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान का है, बाय एंड लार्ज इतना बुरा स्क्वाड नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ी देर पहले बदी ने बात की थी, उसमें ये कहा था कि आपने इनकन्सिस्टेंट आपने बैटिंग ऑर्डर रखा। जब तक आप किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देते कि जी आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेल होंगे, आप नंबर 4 ही जाएंगे। आप आसिफ को या इफ्तिखार को जब भी आप देखें, खुशदिल को कभी एक मुसलसल जगह नहीं दी गई। उनको रखा गया 2 ओवर के लिए कि हिटें मारते हैं। जिस दिन उसका दिन था आसिफ का, आपको छक्के चौके मार के दे देता है। लेकिन आर्ट ऑफ बैटिंग ये है कि जब तक ज़्यादा नंबर ऑफ ओवर्स वो नहीं खेलेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, तो आपको बैटिंग करने का तरीका नहीं आएगा। अभी बदी ने एक और जो बात की स्पिनर्स की, देखिए मैं आपको बताऊं कि T20 में होता क्या है, आपने चार्ज करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर टीमें जो बैटिंग पहले करें या बाहर में करें, उनको ये रन चेज करने होते हैं, पहले यहाँ आपको टारगेट देना होता है। इस वजह से आपको अटैक करना पड़ता है बॉलर्स के ऊपर। जहाँ तो स्पिनर्स इसलिए कामयाब होते हैं, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा T20 के टॉप रैंकिंग में है, उसका रीज़न यही है क्योंकि बैट्समैन ने तो चार्ज करना है। वो 8 से 10 रन उसने बनाने हैं। कभी तो कामयाब हो जाते हैं स्पिनर्स के ऊपर हिटें मारने में, लेकिन बहुत दफ़ा गेंद हवा में उड़ती है और वो कैच हो जाते हैं या निकल के मारने से स्टंप हो जाए, कुछ हो जाए। जो पाकिस्तान के स्पिनर्स का जो पेस है ना, वो दैट इज़ 91 प्लस है, जो कि ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उसमें वेरिएशन एज सच नहीं है। अगर आप दूसरे स्पिनर्स को देखेंगे तो उनके पास वेरिएशन है। हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो कन्वेंशनल स्पिनर्स हैं, लेग ब्रेक करेंगे या गुगली करेंगे। नवाज जो है वो फिंगर स्पिनर है। वेर एज आप अगर अफगानिस्तान को देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो फिंगर भी यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ उनके पास ये वैराइटीज़ हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब उसको चार्ज करने जाते हैं तो उसको अगर सही तरह रीड नहीं करते, देन उनको प्रॉब्लम होती है और वो विकेट्स लूज़ करते हैं। तो इसलिए स्पिनर्स का रोल T20 क्रिकेट में इसलिए है कि वो आपको विकेट्स लेके देते हैं। फास्ट बॉलर का होता है कि बैट्समैन उसकी पेस को यूज़ करके रन्स भी बना सकता है। तो इसलिए फास्ट बॉलर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है। पाकिस्तानी क्योंकि रिवर्स स्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि डेथ ओवर्स में आके हमारे बॉलर्स जो हैं वो स्लो डिलीवरी करके या रिवर्स स्विंग करके आउट करते हैं। हारिस रऊफ की आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो कि इस वक्त आई थिंक बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह अभी आए हैं, लेट्स सी कि वो किस तरीके से T20 में आके अपने आप को मनवाते हैं। देन हसनैन आपको पता है हमेशा से एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद शाहीन शाह का जो जिक्र किया बिल्कुल ठीक है। 2 से 4 महीने हो गए हैं उनको क्रिकेट नहीं खेले हुए, क्योंकि मैच फिटनेस और सिर्फ ट्रेनिंग करना इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स। जब मैच में आएंगे आपको हिटें भी होगी, नए बॉल के साथ वो स्विंग करके पहले 2 ओवर में एक आध अगर वो आउट कर देते हैं 2, तो वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट हो जाता है। डेथ ओवर्स में डेफिनेटली जो मर्जी बॉलर आएगा उसको हिटें लगेगी। शाहीन का देर से भेजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये उस वक्त बात हो रही थी जब पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं उन्होंने शायद देर से भेजा। देखिए, आपने जब टीम अनाउंस की नेदरलैंड के लिए, वहाँ पर टीम गई तो आपको तो वहाँ उनको लेके ही नहीं जाना चाहिए था। फिर वहाँ से लेकर उनको दोबारा अब यूएई आ गए। एशिया कप आपने खिलाना नहीं था तो वहाँ ले आए। तो सबसे पहले पाकिस्तान में, श्रीलंका में जब उनके साथ इस तरह की कंडीशन होती है, श्रीलंका से ही उनको डायरेक्टली अगर आप भेज देते तो आप 1-1.5 महीना पहले वो फिट हो जाते और उसके बाद वो टीम के साथ भी रहते। न्यूजीलैंड भी मैचेस खेलते, यहाँ भी मैच के वार्म मैच खेल रहे होते, तो उनको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता। एक मैच से आप शाहीन शाह अफरीदी की उस फिटनेस को नहीं जान सकते जो उनकी पहले थी। देखिए, अरुण भाई ने अच्छी बात की कि जो मैच फिटनेस होती है वो अलग होती है। वहाँ आपको एक चौका पड़ा, एक छक्का पड़ा, आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना प्रेशर में ले आते हैं। तो उसके लिए इनको मेरे ख्याल में जो तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मैं वही कहूँगा कि आपको शाहीन शाह अफरीदी को पहले मैच में खिला रहे हैं और है भी भारत के खिलाफ, खिलाना भी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि शाहीन शाह अफरीदी वाली परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि एकदम आने से उनकी बॉलिंग में वो चीज़ नहीं आएगी। और दूसरा, अरुण भाई ने एक और बात की कि
फिटनेस, मुझे बताएं 2 साल हो गए, पहले जो हर चीज़ का टेस्ट हुआ करता था, जो टेस्ट होते थे, हर चीज़ के टेस्ट होते थे, फिटनेस चेक की जाती, 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिसबा ने कहा है कोई भी ऑन रिकॉर्ड ये बात की, कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ। आप कहाँ से फिटनेस, किसकी फिटनेस, आप इन खिलाड़ियों में से किसी को देख लें, कोई भी 100% आपको फिट नजर नहीं होगा। हमारा प्लेयर जो बैटिंग कर रहा होता है 75-80 रन बनाता है, तो उसकी आप हाँप रहा होता है, आप देखें जिस तरीके से वो पानी बार बार मंगा रहा होता है। इसी तरह विराट कोहली ने 122 रन किए, मुझे नहीं मालूम कि इसने एक या 2 बार पानी मंगाया हो, और वो बिल्कुल ऐसा फ्रेश लग रहा था जैसे अभी खेलने आए। तो हमारे प्लेयर्स में और बाहर के प्लेयर्स में फिटनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। फिटनेस का ये इशू, ये मिसबा ने कहा है कि फिटनेस टेस्ट उनकी नॉलेज के मुताबिक हुआ नहीं, तो सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि रीज़न क्या है। जो भी टीम मैनेजमेंट होती है ना, बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स बनाती है कि हमने किस लेवल के प्लेयर्स को कितनी फिटनेस के लेवल के ऊपर हमने लेके जाना है। मिकी आर्थर बहुत स्ट्रांग इस मामले में बिलीव करते कोई थे, शक नहीं, तो उन्होंने जो भी यार्ड स्टिक बनाई थी उसमें उन्होंने वो फिटनेस को एक साइड पे रखा हुआ था कि ये अगर आप बेंचमार्क को मीट करेंगे तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। वेराज मुझे कुछ यहाँ ये लगता है, जैसे आपने सकलैन की और यूसुफ की बात की, कि उन्होंने प्रॉब्ली फिटनेस को वो अहमियत नहीं दी जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बगैर फिटनेस के तो अगर आप जाएंगे तो आप फटीक का शिकार होंगे, प्लस आपको बॉलिंग करके फील्डिंग करने भी जाना है। अगर फास्ट बॉलर हैं, अगर आप 100% फिट नहीं हैं, तो जब आप 2-3 स्प्रिंट लग गए आपके पास, आपने बॉलिंग करके गए हैं और पता लगा फाइन लेग पे 3 बॉलें उन्होंने वहीं खेल दी, आपको लंबा भाग के जाना पड़ा और वापस आके फिर आपने ओवर करना है। इसी तरह बैट्समैन अगर उनको 10 से 12 ओवर जो खेल लें तो उनका इंड्योरेंस लेवल जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। सो ये तो मैं समझता हूँ कि रिजीम जो भी आपकी थिंक टैंक है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो कितना स्ट्रांगली इसके ऊपर बिलीव करते हैं। दूसरा होता है कि कैप्टन का इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि मिसबा का मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा खुद भी फिटनेस के फैनेटिक थे, तो इसलिए वो चाहते यही थे कि उनके पास टीम में जो भी हों उसमें फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास वो प्लेयर्स होने चाहिए। सो डेफिनेटली दूसरी टीमें हमें नज़र आती हैं कि वो बड़ी फिट हैं, लेकिन पाकिस्तानी का फिटनेस का मयार मैं नहीं समझता कि अभी ये पता लगेगा। मुझे सिर्फ इशू ये है कि जो लोग रीहैब करके अभी वापस आए हैं वो कितनी जल्दी मैच फिटनेस को रीगेन करते हैं और वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो हवा जो बाहर की मुख्तलिफ टीमों के ऊपर होता है ना, वो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। पाकिस्तान बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, आज अच्छा नहीं खेलेगा, कल वो बहुत अच्छा खेल जाएगा। सो इसीलिए दूसरी टीमें जो है ना वो पाकिस्तान से खायफ रहती हैं कि कहीं आज वो दिन ना हो जिसमें हम पर ये हावी हो जाए। सो ये बड़ा ये पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, इस पर बात हमें करनी चाहिए, सोचना चाहिए इस पर। लेकिन फिटनेस के हवाले से जो दोनों ने हमारे पैनलिस्ट ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक और शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद मिलते हैं। स्पोर्ट्स वन स्पेशल में खुशामदीद। बातें बहुत हैं करने के लिए पाकिस्तान टीम के हवाले से, बहुत बातें, लेकिन थोड़ा सा हम फोकस अब शिफ्ट करते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी जो बड़ी मैच हो रहा है नामीबिया और यूएई का, तो इसमें क्या देखते हो, क्या सूरत है? नामीबिया की टीम अच्छा खेल रही है, यूएई की टीम तो कोई पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकी। यूएई की टीम दोनों मैच आ चुकी है, नामीबिया एक जीती है एक हारी है, लेकिन नामीबिया की टीम जो उसका रन रेट बहुत अच्छा है, आज का मैच जीत के वो जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरा श्रीलंका क्वालिफाई कर चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये जो ग्रुप ए है ये तो फाइनल हो गया, लेकिन जो ग्रुप बी है उसमें अभी तक दोनों जितनी भी 4 टीमें उन्होंने एक एक मैच जीता है, उनका एक एक मैच बाकी है। तो उनकी पोजीशन भी वाज़ेह नहीं कि किसने ऊपर आना है। तो वो जब मुकाम सारी ये चारों टीमें अपना एक एक मैच खेल लेंगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये फाइनल हो चुका है कि श्रीलंका की टीम जो है वो तो पहुंच ही चुकी है और नामीबिया अब जीता है, तो नामीबिया जो है वो पाकिस्तान का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। नामीबिया की बात करें हारून भाई, तो नामीबिया की टीम में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है डेविड वीजे, और उससे पहले अभी सितंबर में लाहौर कलंदर्स की टीम गई थी नामीबिया, तो इसका मतलब है नामीबिया में कुछ तो उनको नजर आया था। नहीं डेफिनेटली। देखिए, ये मैं बताऊं कि जो आप जितने भी क्वालिफाइंग राउंड्स खेल रहे हैं ना, सिवाय श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के जो कि आपके टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं, आईसीसी ने बहुत अरसे से क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पेंडिंग की हुई है कि ताकि ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं ये किसी तरीके से ऊपर आएँ। लेकिन आई थिंक अभी इनको सोचना पड़ेगा आईसीसी को। मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट्स एज सच ऐसे नहीं आए।
आप देखें अभी भी वही चार टीमें हैं, आयरलैंड आपको नज़र आएगी, स्कॉटलैंड नज़र आएगी, या फॉर दैट मैटर ये नमीबिया है या यूएई, ले दे के यही टीमें जो हैं वो ऊपर आ रही होती हैं। बाकी जिन ममालिक में इतनी स्पेंडिंग हुई है उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि ऐसी जगहों के ऊपर एक्सपैट्स जो हैं, श्रीलंका के लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे या इंडियंस होंगे, उन्होंने कनाडा या इस तरह की जो मुख्तलिफ टीमें हैं इनमें यूएसए वगैरह में ये लोग खेलते हैं। तो इसलिए ये तो डेफिनेटली ये इशू है कि जो नीचे से टीमें जो ऊपर आ रही हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी भी वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल कर रही है सेकंड ग्रुप में, उनका रन रेट भी बहुत कम है, उनको मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीतना होगा अगर उनको क्वालिफाई करना है इस टूर्नामेंट के लिए। जहां आप जो बात कर रहे थे आप फिटनेस के हवाले से या जो भी कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ आपको ये बताना, देखिए हमारे यहाँ इस मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना है वो नहीं, क्योंकि मैं खुद पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ पीसीबी का। हम ना नामों पे जाते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले जो मुझसे ऐसी जिक्र कर रहे थे कोचिंग कोर्सेज का, इन सारी चीज़ों का, अब मसला ये है कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो एज ए क्रिकेटर डेवलप हो रहे होते हैं, या आप एज ए बॉलर डेवलप हो रहे होते हैं, या आप एज ए बैट्समैन डेवलप हो रहे हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप क्रिकेट छोड़ जाते हैं ना, तो कोचिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। बिल्कुल। हाउ कम एज सुन एज यू लीव क्रिकेट और ऑल ऑफ अ सडन आपको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दें। सो मेरे अपने नज़दीक में हमेशा इस चीज़ के ऊपर इवन मीटिंग में कहा करता था कि जिसने भी कोचिंग करनी है ज़रूर इन्हीं लोगों ने ही कोचिंग करनी है, बट आए पहले जूनियर टीम्स लें, ताकि कोचिंग की अबजद से तो मतलब उनको वाकफियत हासिल हो। लेकिन नहीं, क्योंकि नीचे लेवल के ऊपर इतनी शोहरत नहीं है, इतना मीडिया नहीं है, आपको पैसा इतना नहीं मिलता। आप वॉल्श को उठा के देख लें, जितने मर्जी क्रिकेटर्स को उठा के देख लेंगे बाहर, वो निचले लेवल के ऊपर कोचिंग शुरू करते हैं। और वही अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आप भारत को देख लें, डेविड वो क्या नाम है, राहुल डेविड ने, उसने अंडर 90 टीम ली और उसने अंडर 90 टीम को कहां तक पहुंचा दिया। अंडर 19 के साथ उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप भी जीती, तो वुमेन टीम के साथ भी रहे। जी, तो मेरा उस कहने का मतलब ये है कि कोचिंग एक देखें एक साइंस। अब वो बात नहीं रही कि हमने खड़े हुए तुमने ऐसे करना है ऐसे करना है, वो नहीं। जो आप ये कोर्सेज की बात करते हैं, कोर्सेज बेसिकली एजुकेशन है, ठीक है। 5 से 6 बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, टेक्निकल साइड है, टैक्टिकल साइड है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि एक कोच अपने प्लेयर्स के साथ किस तरीके से उसको उस लेवल के ऊपर लेके जाता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 तो बेसिक कोचिंग है, जिसमें आप यंगस्टर्स को, छोटे छोटे बच्चों को आप कोच कर सकते हैं। लेवल 3 और लेवल 4 में आपको आपकी पूरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसमें, एंड देन इंडिविजुअल आपको ह्यूमन बायो मैकेनिक्स का पता होना चाहिए, एक साइंस हो चुकी है। सो ऑब्वियसली मैं ये फील करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, प्रॉब्ली वो भी इतने अट्यून नहीं हुए हैं कि वो उनको हम कह सकेंगे आप उनको बिल्कुल लेकर एक प्रोफेशनल कोच का दर्जा दे दें। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की ही तो कोचिंग करते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाके बहुत मुश्किल, बाहर कोई नहीं पूछता। सही बात है भाई, बिल्कुल। ज़्यादा यही है कि हम मुदस्सिर नज़र को देख रहे हैं, उन्होंने यूएई में कोचिंग की, आकिब जावेद ने क्वालिफाइड है, सही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अपना आकिब ने यूएई में कोचिंग की। अब मसला ये कि हमारे यहाँ को इस तरह की जो एक स्टार बन जाता है, और स्टार होने के बाद बांग्लादेश में कोचिंग, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी स्टार बन जाता है और स्टार बनने के बाद वो ये नहीं चाहता कि मैं जाके कुछ सीख के लोगों को सिखाऊं। ऐसा नहीं है। मैं एक 50 टेस्ट खेल चुका हूँ, मैं 100 टेस्ट खेल चुका हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सब चीज़ों का पता है। ये चीज़ें हमें निकालनी, ये चीज़ें जब तक हमारे पास मिसबा हो गए, इनको कोचिंग बिल्कुल अलग है, कोचिंग बिल्कुल अलग है। वही मैं कह रहा हूँ, कोचिंग अलग है, और उसके अलावा जो आप फास्ट बॉलर थे वो अलग था, आप खिलाड़ी थे वो अलग था। इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। अब देखें ना, जितने भी बाहर ममालिक के कोचेज़ हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिक बता रहे होते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। हम उसी पीछे वाली क्रिकेट में रह रहे हैं कि हम वही 2-3 आउट हुए और उसके बाद हम अपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते आखिरी ओवर का इंतजार करते हैं कि 3-4 ओवर में रन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अब जो है वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, वो तो है, यंग प्लेयर जो हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब कोचेस को जो है ना, मेरे ख्याल में अब सकलैन मुश्ताक को खुदाफिज कह देना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ को। और सकलैन मुश्ताक इस वक्त इंटरिम कोच हैं इस वर्ल्ड कप ऑफ स्पिनर 2023। मुझे बताएं ऑफ स्पिनर कहाँ है? सकलैन मुश्ताक 2023 के वर्ल्ड कप तक इंटरिम कोच हैं, क्योंकि अगर उनको परमानेंट कोच लगना है तो फिर इश्तार देना पड़ेगा। वो यहाँ जाते हैं, बस वो अपना झंडा उठा के वहाँ लगा देते हैं, उसके बाद कोचिंग। मुझे बताएं भाई, झंडा तो आपने लगा दिया, आपने इनके सिखाया क्या? आप इनको कुछ सिखाया? आपने इतने अरसे में मुझे भी ये बताएं कि कौन नेशनल T20 के जो इवेंट हुआ उसको देखने गया?
कौन है जो डोमेस्टिक कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस आजकल जो है वो देख रहे हैं, सब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कदाफी स्टेडियम में बैठे हुए हैं या फिर वो टीम के साथ जो है वो कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है और किसकी क्या परफॉर्मेंस है और कैसे हमने लेने हैं। हम टेस्ट मैच की टीम भी जो है वो PSL से बना रहे हैं, हम T20 भी PSL से बना रहे हैं, हम वनडे की PSL से बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल में टीम आप 2-4 मैच जो 6 मैच तो जीत जाएंगे, लेकिन आप आगे के लिए आपने क्या तैयार किया है? आगे मुझे नहीं लग रहा कि आपके ये जो खेप है, इसके बाद की खेप मुझे बता दें कि कोई ऐसा प्लेयर, ऐसा कोई फास्ट बॉलर है जो आपको आगे ज्वाइन करे। चले, अभी तो 6 फास्ट बॉलर हैं। आपके भाई साहब महमूद रशीद साहब ईरान में थे, देखिए ईरान भी भेजते हैं लोगों को, अभी चाइना भी भेजने की बात हो रही है, फैसल अतर को और सलमान को शायद। तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा है बाहर कहीं कोचिंग का? जी हाँ, ICC के अंदर मैंने नेपाल को और बहरीन को, इनको, क्योंकि ये लोग सब नेपाल की टीम बहुत अच्छी है। जी हाँ, उनको मैंने की हुई है कोचिंग। देखिए, एक तो कोचिंग के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोचेज़ आप समझ लें कि जैसे अगर मैं नेशनल टीम के साथ लगा हुआ हूँ तो आप प्रोफेशनल प्लेयर्स को कोच कर रहे हैं, उनको आपने कोई बेसिक चीज़ें तो नहीं बतानी ना। मैं बॉब वुडवर्ड के साथ एज मैनेजर बड़ा मैंने वक्त गुजारा, मिकी आर्थर के साथ भी मैंने थोड़ा सा वक्त गुजारा। मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ ये नजर है वो एम्पावरमेंट। कोचिंग क्या है इस लेवल के ऊपर? एम्पावरमेंट। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन प्लेयर, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अंदर जाके क्या करना है क्या नहीं करना। जो एक कॉन्सेप्ट अभी जो रिसेंट डेवलप हुआ है ना, जिसके ऊपर बदी बता रहे थे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग विकेट्स, आपको तो इसकी फिक्र ही नहीं करनी। आपने जो 8 और 9 रन का अदब अपने जेहन में रखा हुआ है कि मैंने उसको हर ओवर में बरकरार रखना है, आप उठा के देख लें कि बाहर की टीमें यही कर रही हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। वो अगर 8 और 9 से है ना, तो अगर उनकी विकेट्स गिर भी रही हैं तो 8 और 9 का जो एवरेज है वो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जेहन में जो टारगेट स्कोर है, जो पार स्कोर है, वो 200 के लगभग है। सो 200 तक वो पहुंचेंगे तो उनके बॉलर्स को इतना रन्स मिलेंगे कि उसको डिफेंड कर सकें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि थोड़ा सा हेल्प करती हैं पिचेस बॉलर्स को, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे जो वार्म अप मैचेस हुए हैं, जो सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, वो बड़ी क्लोज फिनिश हुई, यानी 6 रन से हार रहे हैं, कहीं 8 रन से हार रहे हैं। सो इट मीन्स टीमें जो है ना पूरी तरह तैयार हैं। तो पाकिस्तान को भी यही है। ठीक है, हमें पता है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस देके मैच जीत लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वदी, वो डेफिनेटली कम है। और वो अभी से नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरा की भी बात करता हूं तो वहाँ भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस हम में ज़्यादा है। हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स को अगर आप उठा के देखेंगे, किसी से भी आप मैच कर लेंगे तो वो बहुत बेहतर नजर आएंगे। बाबर या रिजवान आप देखें स्टैट्स में सबसे ऊपर हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विनिंग मैचेस, क्या वो उन्होंने इतने मैचेस जिताए अपनी बैटिंग से? नो। आप 12 से 15 ओवर, 12 से 13 ओवर आप खेलते हैं, 7 रन के ऊपर छोड़ के जाते हैं, देन यू एक्सपेक्ट कि जो आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो आपको 200 तक लेके जाएं, जो कि उनको करना चाहिए। आई थिंक होता यही है कि प्लेटफॉर्म सेट हुआ, उसके बाद आप हिट आउट करें और रन्स करके दें। सो पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूं कि पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिट एट द मोमेंट। और पाकिस्तान ऑब्वियसली जो जज्बा है उसी से खेलता है वो। वरना जो कोचेज़ हैं, मैं आपको जो बता रहा था कोचिंग के ऊपर, तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि ओपोनेंट्स जो हैं आपके कौन कितना स्ट्रांग है, कौन सा बैट्समैन कहाँ ज़्यादा रन्स करता है और कौन सा बॉलर कहाँ ज़्यादा बॉलिंग करता है। ये वो चीज़ें लेके आप प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम को कि जी ये चीज़ें आप करेंगे, देखें आप इनके खिलाफ आपका मुकाबला है। तो वो प्रॉब्लम मिसिंग है हमारे यहाँ बदकिस्मती से। रिसर्च का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नाम पैदा कर गए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम आसिफ भाई थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कोचिंग की बात कर रहे हैं तो उमर रशीद की बात कर रहे थे, तो मैं नहीं कि अनु भाई सामने बैठे हुए। उमर रशीद ने 19 से कोचिंग शुरू की, सिंध की कोचिंग की, वुमेन की कोचिंग की, फिर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गए, फिर आप पाकिस्तान टीम के साथ लगे, फिर आपने असनैन का जो एक्शन सही किया, फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी के साथ लगा दिया। तो ये एक नीचे से ऊपर जाना, ये चीज़ होती है कि आप कुछ समझ रहे हैं। चलें, अब ये न्यूज़ पे भी ये जा रहा है प्रोग्राम, तो न्यूज़ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला है, लेकिन हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ रोज़ाना चलेगी। हम कल आपके सामने आएंगे दोबारा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।